आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 44, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन बड़े तड़के ही महेंद्र बिहारी के घर पहुंचा। देखा दरवाजे के आगे बहुत सी बैलगाड़ियां खड़ी हैं और उन पर असबाब लादा जा रहा है। महेंद्र ने भज्जू से पूछा, क्या बात है भज्जू? भज्जू ने कहा, बाबू साहब ने बाली उत्तरपाड़ा में गंगा किनारे एक बगीचा लिया है, वहीं सब सामान जा रहा है। महेंद्र ने पूछा, बाबू घर में है क्या? भज्जू ने कहा, वे सिर्फ 2-3 दिन कलकत्ते रहकर कल बाली के बगीचे चले गए हैं। सुनकर महेंद्र का मन आशंका से भर गया। वो अनुपस्थित था और इस बीच में जरूर विनोदनी और बिहारी आपस में मिल चुके होंगे। इसमें उसे जरा भी संदेह न रहा। वो अपनी कल्पना की आंखों से देखने लगा। विनोदनी के मकान के सामने भी इस समय बैलगाड़ियों पर सामान लादा जा रहा होगा। और फिर अपने मन में कहने लगा, इसीलिए मुझे बेवकूफ को विनोदनी ने अपने पास से दूर हटा रखा था। एक क्षण की भी देर न करके महेंद्र अपनी गाड़ी में बैठ गया और कोचवान से बोला, चलो। उसके ख्याल से घोड़े काफी जोर से नहीं चल रहे थे और इसके लिए बीच बीच में वो कोचवान को फटकारने लगा। गाड़ी जब पटलडांगा की उस गली में पहुंची तो महेंद्र ने दूर ही से देखा कि वहां मकान छोड़कर जाने का कोई आयोजन ही नहीं। उसे भय हुआ कि शायद उसके आने के पहले ही विनोदनी अपना काम पूरा कर चुकी है। महेंद्र गाड़ी से उतरकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। भीतर से एक बूढ़ी ने दरवाज़ा खोल दिया। महेंद्र ने उससे पूछा, सब ठीक तो है? नौकर ने कहा, जी हाँ, सब ठीक है। महेंद्र ने ऊपर जाकर देखा विनोदनी नहाने गई है। उसके निर्जन सोने के कमरे में जाकर महेंद्र उस बिस्तर पर लौट गया जिस पर वो कल रात को सोई थी, और फिर उसने दोनों बाहुओं से उस कोमल बिछौने को समेटकर अपनी छाती के नीचे दबा लिया और उसे सूंघ कर उस पर मुंह फेर कर कहने लगा, निष्ठुर निष्ठुर। इस तरह वो अपने हृदयोच्छ्वास को उन्मुक्त करके बिछौने से उठकर अत्यंत अधीर होकर विनोदनी की प्रतीक्षा करने लगा। फिर कमरे में इधर से उधर टहलते टहलते उसने देखा कि फर्श के गद्दे पर एक अखबार खुला हुआ पड़ा है। वक्त काटने के लिए उसने कुछ अन्यमनस्क भाव से उसे उठा लिया, और शुरू में ही जहां उसकी नजर पड़ी वहां बिहारी का नाम देखकर वो चौंक पड़ा। क्षण भर में उसका संपूर्ण मन अखबार के उसी स्थान पर केंद्रित होकर झुक पड़ा। कोई एक पत्र प्रेरक लिख रहा है, कम वेतन पाने वाले क्लर्कों के इलाज और तीमारदारी के लिए बाली उत्तरपाड़ा में गंगा के किनारे बिहारी बाबू ने एक बगीचा लिया है। वहां एक साथ 5 रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है, इत्यादि। महेंद्र सोचने लगा, विनोदनी इस समाचार को पढ़ चुकी है। पढ़कर उसका कैसा भाव हुआ होगा। अवश्य ही उसका मन भागने को फड़फड़ा रहा होगा। सिर्फ इसीलिए महेंद्र विचलित हुआ हो सो बात नहीं। वो सोचने लगा, बिहारी के संकल्प से विनोदनी का मन उसके प्रति जरूर पहले से ज्यादा आकृष्ट हुआ होगा और भक्ति भी बढ़ गई होगी। बिहारी को उसने मन ही मन हम्बक कहा और उसके काम को पाखंड बताकर मन ही मन कहने लगा, लोगों के आगे अपने को परोपकारी सिद्ध करने का व्यसन बिहारी के बचपन से ही है, कोई नई बात नहीं। और फिर महेंद्र ने बिहारी की अपेक्षा अपने को निष्कपट और अकृत्रिम समझकर अपने आप वाही वाही लेने की कोशिश करते हुए कहा, उदारता और आत्मत्याग का ढोंग करके मैं मूढ़ों को धोखा देने की कोशिश नहीं करता, मुझे इससे घृणा है। किंतु हाय, इस परम निश्चेष्ट अकृत्रिमता के महात्म्य को लोग अर्थात एक विशेष व्यक्ति नहीं समझेंगे। महेंद्र को ऐसा लगने लगा कि बिहारी ने उस पर यह भी एक चाल चली है। विनोदनी के आने की आहट सुनते ही महेंद्र ने जल्दी से अखबार मोड़कर
अपने नीचे रख लिया। सद्या स्नाता विनोदिनी के कमरे में घुसते ही महेंद्र उसके चेहरे की ओर देखकर विस्मित हो उठा। उसका ये कैसा अपूर्व सुंदर परिवर्तन हुआ है। वो मानो इधर कई दिनों से अग्नि तपस्या कर रही हो। उसका शरीर कृश हो गया है और उस कृशता को भेद कर उसके पांडुवर्ण मुख पर मानो एक प्रकार की दीप्ति निकल रही है। विनोदिनी ने बिहारी के पत्र की आशा छोड़ दी है। अपने प्रति बिहारी की अवज्ञा की कल्पना करके अहोरात्र वो चुपचाप दग्ध हो रही थी। उस दाह से छुटकारा पाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बिहारी मानो उसी का तिरस्कार करने के लिए पश्चिम चला गया है और उस तक पहुंचने का कोई उपाय उसके हाथ में नहीं है। कार्यपरायणा और निर्लस विनोदिनी का कार्य के अभाव में इस छोटे से घर में मानो दम घुट रहा था। उसका संपूर्ण उद्यम मानो स्वयं उसी को आघात कर करके शत विक्षत कर रहा था। अपने संपूर्ण भावी जीवन को इस प्रेमहीन कर्महीन आनंदहीन घर में, इस छोटी सी बंद गली में हमेशा के लिए अवरुद्ध समझकर उसकी विद्रोही प्रकृति आयतातीत अदृष्ट के विरुद्ध मानो आकाश में सिर फोड़ने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। जिस मूढ़ महेंद्र ने विनोदिनी के समस्त मुक्ति के मार्गों को चारों तरफ से बंद करके उसके जीवन को आज ऐसा संकीर्ण बना दिया है, उसके प्रति विनोदिनी के घृणा और विद्वेष की सीमा न रही। विनोदिनी समझ गई थी कि उस महेंद्र को अब वो किसी भी तरह अपने से दूर नहीं रख सकती। इस छोटे से घर में महेंद्र प्रतिदिन उसके पास आएगा और उसके सामने सटकर बैठा करेगा। प्रतिदिन अलक्ष्य आकर्षण से थोड़ा थोड़ा करके बराबर उसकी तरफ अग्रसर होता रहेगा। इस अंधकूप में, इस समाज भ्रष्ट जीवन की पंकशैया पर घृणा और आसक्ति में परस्पर जो रोज एक लड़ाई होती रहेगी, वो अत्यंत वीभत्स होगी। विनोदिनी ने अपने हाथ से, अपनी चेष्टा से जमीन खोदकर महेंद्र के हृदय के अंतस्थल से जिस लोल जिह्वा लोलुपता के क्लेदाक्त सर्प को बाहर निकाला है, उसके पुच्छ पाश से वो कैसे अपनी रक्षा करेगी। एक तो वैसे ही विनोदिनी का हृदय व्यथित है, उस पर ये छोटा सा संकीर्ण घर और महेंद्र की वासना तरंग का प्रतिक्षण आघात, इसकी कल्पना मात्र से विनोदिनी का संपूर्ण मन पीड़ित हो उठता है। जीवन में इसकी समाप्ति कहाँ है? कब वो इन सब धर्म संकटों से छुटकारा पा सकेगी? विनोदिनी के थके हुए पीले चेहरे को देखकर महेंद्र के मन में ईर्ष्या नल जल उठा। उसमें क्या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वो बिहारी की चिंता से इस तपस्विनी को बलपूर्वक उत्पाटित कर सके? ईगल पक्षी जैसे भेड़ के बच्चे को क्षण में झपट्टा मारकर अपने दुर्गम अभ्रभेदी पर्वतनीड़ में ले जाता है, वैसे ही क्या ऐसा कोई मेघ परिवृत निखिल विस्मृत स्थान नहीं है जहां अकेला महेंद्र अपने इस कोमल सुंदर शिकार को अपनी छाती के नीचे छिपा कर रख सके? ईर्ष्या के उत्ताप से उसकी इस इच्छा का आग्रह चौगुना बढ़ गया। अब क्या वो एक क्षण के लिए भी विनोदिनी को आंखों के ओझल रख सकेगा? बिहारी की विभीषिका को अहोरात्र उसे दूर ही दूर रखना होगा। उसे सूच्याग्र प्रमाण अवकाश देने का साहस अब महेंद्र नहीं कर सकता। विरह का ताप रमणी के सौंदर्य को सुकुमार कर देता है, ये बात महेंद्र ने संस्कृत साहित्य में पढ़ी थी। आज विनोदिनी को देखकर वो इस बात का जितना ही अनुभव करने लगा, उतना ही सुख मिश्रित दुख के सुतीव्र आलोड़न से उसका हृदय मथित होने लगा। विनोदिनी ने क्षण भर स्थिर रहकर महेंद्र से पूछा, तुम क्या चाय पी के आए हो? महेंद्र बोला, मान लो पी ही आया हूं, इसके मानी ये नहीं कि तुम अपने हाथ से और एक प्याला देने में कंजूसी करो। प्याला मोही भर दे रे। विनोदिनी ने शायद जानबूझकर ही अत्यंत निष्ठुर भाव से महेंद्र के इस उच्छ्वास पर सहसा चोट की। बोली, बिहारी लाला जी आजकल कहाँ है मालूम है? सुनते ही क्षण मात्र में महेंद्र का रंग उतर गया। वो बोला, वो तो अभी कलकत्ते से बाहर है कहीं। उनका पता क्या है? वो तो किसी को बताना ही नहीं चाहता। किसी तरह पता नहीं लगाया जा सकता? मुझे तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती। जरूरत ही क्या, दुनिया में सब कुछ है। बचपन की मित्रता क्या कुछ भी नहीं? बिहारी मेरा बचपन का मित्र जरूर है, किंतु तुम्हारे साथ उसकी मित्रता 2 दिन की है, फिर भी तकाजा तुम्हारा ही बहुत ज्यादा मालूम होता है। इसी से तुम्हें लज्जित होना चाहिए। मित्रता कैसे की जाती है सो तुम ऐसे मित्र से भी न सीख सके। इसके लिए मैं इतना दुखित नहीं हूं। दुख तो मुझे इस बात का है कि धोखा देकर स्त्रियों का कैसे मनहरण किया जाता है, ये विद्या मैं उससे न सीख सका। सीख लेता तो आज वो मेरे काम आती।
वो विद्या सिर्फ इच्छा रहने से ही नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए शक्ति चाहिए। ऐसे गुरुदेव का ठिकाना अगर तुम्हें मालूम हो तो बता दो। इस उम्र में एक बार उनके पास जाकर दीक्षा ले आऊं, उसके बाद शक्ति की परीक्षा हो जाएगी। अपने मित्र का पता अगर ना लगा सको तो प्रेम की बातें तुम मेरे आगे न किया करो। बिहारी लाला जी के साथ तुमने जैसा बर्ताव किया है उसे देखकर कौन तुम पर विश्वास कर सकता है। मुझ पर अगर पूरा विश्वास न करती होती तो मेरा तुम इतना अपमान नहीं कर सकती थी। मेरे प्रेम के विषय में अगर तुम इतनी निसंशय नहीं होती तो मुझे शायद इतना असह्य दुख न उठाना पड़ता। बिहारी किसी के वश में न आने की विद्या जानता है। वो विद्या अगर इस अभागी को सिखा देता तो उसकी मित्रता का ये सबसे बड़ा काम होता। बिहारी जो मनुष्य ठहरा, इसी से वो किसी के वश में नहीं आता। इतना कहकर विनोदनी अपने खुले हुए बालों को पीठ पर फैलाकर खिड़की के पास जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। महेंद्र सहसा उठ के खड़ा हो गया और जोर से दोनों मुट्ठियां बांधकर रोष गर्जित स्वर में बोल उठा, क्यों तुम बार बार इस तरह मेरा अपमान करने का साहस करती हो? इतने अपमान का तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, सो क्या तुम्हारी शक्ति से या मेरे गुण से? मुझे अगर तुमने पशु ही समझ रखा हो तो खूंखार पशु ही समझना। मैं आघात करना बिल्कुल जानता ही नहीं, इतना बड़ा कायर मुझे मत समझ लेना। इतना कहकर और क्षण भर स्तब्ध रहकर वो विनोदनी के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके बाद कहने लगा, विनोद, अब यहां से और कहीं चलो, हम लोग बाहर चलें तो अच्छा। पश्चिम की तरफ पहाड़ पर जहां तुम्हारी इच्छा हो चलो, यहां जीने की जगह नहीं, मैं मरा जा रहा हूं। विनोदनी ने कहा, चलो अभी चलो, पश्चिम की तरफ घूमा जाए। महेंद्र ने कहा, पश्चिम में कहाँ चलोगी? विनोदनी ने कहा, कहीं भी नहीं, एक जगह 2-4 दिन नहीं ठहरना, बराबर घूमते फिरते रहना है। महेंद्र ने कहा, अच्छी बात है, चलो आज रात को ही चल दें। विनोदनी राजी हो गई और फिर महेंद्र के लिए रसोई बनाने की तैयारी करने चली गई। महेंद्र ने समझा कि बिहारी की खबर पर विनोदनी की दृष्टि नहीं पड़ी। अखबार पढ़ने में मन लगाने योग्य अवधान शक्ति विनोदनी में अभी नहीं है। फिर भी देव संयोग से विनोदनी की उस पर दृष्टि न पड़ जाए, महेंद्र दिन भर इसके लिए सावधान बना रहा। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 44 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।